जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी चल रही होगी अच्छी। अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो फ्रेंड्स, ये हिंदी का 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग क्या देखेंगे। संधि पढ़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को पढ़ना है 1 मिनट शब्द रचना। यहाँ लिखना भूल गया है। क्या पढ़ना है आप लोग? हेडिंग डाल लीजिए शब्द रचना। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है शब्द रचना। इसमें काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, मतलब शब्द बहुत से इसमें आ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन आराम से पूछता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चैप्टर अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अच्छे से नोट कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है शब्द रचना। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए शब्द रचना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए शब्द रचना। शब्द रचना में देखिए हेडिंग डालिए कि यानी कि शब्द रचना किसे कहते हैं। हेडिंग डालिए शब्द रचना किसे कहते हैं। तो दिया है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे में राम, श्याम, गीता, सीता, ऐसे ही आदि बहुत सारे वर्ड जिसे, तो क्या है? शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं शब्द के रूप। ठीक है, नोट कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, भर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अब डालिए हेडिंग शब्द के रूप। शब्द के रूप, तो शब्द के कितने रूप होते हैं? तो पहला डालिए सार्थक शब्द और दूसरा डालिए निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब यहाँ नोट करिएगा पॉइंट टू पॉइंट। अब इसमें शब्द के रूप दे दिया सार्थक और निरर्थक। अब देखिए पहला हेडिंग डालिए कि सार्थक शब्द। सार्थक शब्द के भी भेद होते हैं। एक यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप लोग याद करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो सार्थक शब्दों के भेद होते हैं, कितने हैं? सार्थक शब्द के भेद कितने हैं? 1 मिनट, कितने हैं? 5। सार्थक शब्दों के भेद कितने हैं? 5। पहला नोट करिए रचना के अनुसार, यानी कि रचना के आधार पर। दूसरा उत्पत्ति या जन्म के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर। और चौथा काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। और 5वां है विकार या प्रयोग के आधार पर। ये 5 सार्थक शब्दों के भेद हैं। पूछता है एग्जाम में, एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? अगर एग्जाम में पूछ दिया तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? रचना के अनुसार, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। और 5वां है विकार या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब पहला हेडिंग डालिए कि रचना के आधार पर शब्द। तो रचना के भी आधार पर 2 और यानी कि 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर भी 3 भेद होते हैं इनके, यानी कि इसके आधार पर भी कुल 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है, कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, शब्द दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें कौन सा शब्द है।
ठीक है। तो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक। तो पहला हेडिंग डालिए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द पहला हेडिंग डालिए। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि जिन शब्दों को विभाजन नहीं किया जा सकता, जिन शब्दों को विभाजन नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अब एग्जाम्पल में दिया है जैसे घर, कार, चावल, कलम, ऐसे ही शब्द जैसे इत्यादि। देखो अब घर को जिसे विभाजन इसमें दिया कि विभाजन नहीं किया जा सकता। अब घर को विभाजित करोगे कोई अर्थ मिलेगा तुमको, आप सबको कोई अर्थ मिलेगा? जैसे घ और र कर देंगे तो क्या अर्थ मिल रहा है? कुछ नहीं। कार का अलग कर दे रहे हैं, र अलग कर दे रहे हैं, कुछ भी अर्थ मिल रहा है? नहीं। चा अलग कर दे रहे हैं, वल जो है कि अलग कर दे रहे हैं, तो कुछ अर्थ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसका जो है कि विभाजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे घर हो गया, कार हो गया, चावल, कलम इत्यादि। तो ये क्या हो गए, रूढ़ शब्द हो गए, नोट कीजिएगा, ठीक है। अब सेकेंड वाले पे चलते हैं। दूसरा क्या दिया है, योग रूढ़ शब्द। दूसरा है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ उसे कहते हैं जब दो शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। समझ में आया कि योग रूढ़ कौन होता है? जो दो शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करता है। इसमें मान के चलो, इसमें ट्रिक के तौर पर लिख लीजिए कि इसमें योग रूढ़ में पर्यायवाची आ जाएगा और बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण है ना, बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो किस में आ जाएंगे, योग रूढ़ शब्द में आ जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे में क्या दिया है, गजानन, ठीक है, गजानन, दशानन, लंबोदर। तो दशानन किसे कहते हैं? 10 है आनन, मतलब 10 किसके सिर है? रावण के। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसे? भगवान गणेश जी को। तो कोई मतलब ये आपको वर्ड दे देगा लेकिन अर्थ कोई तीसरा अर्थ प्रकट करेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ट्रिक के तौर पे हमने बताया पर्यायवाची और बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वर्ड क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया यहाँ तक? आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा हेडिंग डालिए यौगिक शब्द। तीसरा शब्द क्या है, यौगिक शब्द है। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जब दो रूढ़ शब्द मिलते हैं और मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, ठीक है, कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं। जब दो रूढ़ शब्द मैंने बता दिया है ऊपर, ठीक है, जो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं मिलता है। और यौगिक शब्द वो होते हैं जब दो रूढ़ शब्द मिलते हैं और मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे में दिया है कि विद्यालय, और विद्यालय को तोड़ेंगे तो कोई तीसरा अर्थ मिलेगा? नहीं मिलेगा। घुड़सवार को तोड़ेंगे तो कोई तीसरा अर्थ मिलेगा? नहीं मिलेगा। या फिर तीसरा अर्थ प्रकट करेगा? नहीं प्रकट करेगा। रेलगाड़ी हो गया, विद्यालय हो गया, घुड़सवार हो गया, तो ये सब क्या है, यौगिक शब्द है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो नोट करिएगा यौगिक शब्द। अब आइए, यह हो गया, ठीक है। अब आइए उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, पूछ लेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं। समझ में आया? नोट करिएगा। तो 5 कौन कौन से भेद होते हैं? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है शक्कर शब्द, ठीक है। तत्सम समझे रहे हैं आप सभी, तद्भव समझ रहे हैं, देशज, विदेशज और शक्कर शब्द। शक्कर शब्द अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, 5 बताऊंगा। तो ये 5 भेद नोट कर लीजिए
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शक्कर। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं तत्सम शब्द, यानी कि तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं। तत्सम शब्द नोट करिए, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परिभाषा भी पूछ लेता है, हालांकि तत्सम तद्भव ऐसे पूछता है, लेकिन परिभाषा भी कभी कभी पूछ लेता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। पूछ देगा कि बताइए तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तत्सम शब्द के वही आप लोग जानते हैं कौन कौन से वर्ड, जैसे राष्ट्र हो गया। ठीक है, जो संस्कृत से आए हुए हैं, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि तत्सम तद्भव का कराऊंगा। जितने भी शब्द हैं पर्यायवाची, तत्सम तद्भव शब्द, विलोम शब्द हैं, ठीक है, अनेकार्थी है, ठीक है, समानार्थी है, ये सब जितने भी हैं सब कराऊंगा मैं आपको। इम्पोर्टेंट ढेर सारे भर के क्वेश्चन कराऊंगा और वो सब आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो सेकेंड हेडिंग देखिए, सेकेंड वाला है। सेकेंड का है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द उसे कहते हैं तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप जो हिंदी में प्रयोग होता है, यानी कि जिसे शुद्ध अशुद्ध भी कहते हैं, यानी कि शुद्ध शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप जिसे हिंदी में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। समझ में आया? जैसे कुत्ता को हम लोग क्या कहते हैं? कुक्कुर कह देते हैं। मयूर के क्या कर देते हैं? मोर कह देते हैं। तो ये क्या है? बिगड़ा हुआ ही रूप एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? तद्भव शब्द हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा है देशज शब्द। देशज मतलब एक तरह से देसी। ठीक है, एक तरह से देसी, जो जिसे जो देसी या गांव की भाषा से आए हैं या गांव में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जिसे गांव में प्रयोग होता है, जिसे नहीं कह देता है कोई औरत को क्या कह देता है? मेहरारू। जैसे में औरत को कोई क्या कह देता है? मेहरारू। ठीक है, लोटा, थाली को क्या कहते हैं? थरिया, डिबरी, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं जो मतलब गांव में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इस एक तरह से भोजपुरी भी बोल सकते हैं, जैसे एक तरह से जैसे गांव में नहीं बोलते मेहरारू, लोटा, थरिया, डिबरी, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। देशज शब्द के भी ढेर सारे वर्ड में शब्द जो है कराऊंगा आपको। इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं देशज के आपको मैं बता दूंगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बस एक समझाने का मतलब समझाने के लिए है, जो शब्द रचना में जो आता है। ठीक है ना, तो परिभाषा के तौर पर है ये सब, तो ये सब भी पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन मिनट, आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा है, चौथा शब्द क्या है? विदेशज शब्द। ठीक है, चौथा है विदेशज। और विदेशज किसे कहते हैं? जो शब्द देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जो बाहर की भाषा है, वहाँ की भाषा से जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा बहुत, बाकी विदेशज शब्दों में वहाँ कराऊंगा। तो जैसे में है बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, साइकिल, कुर्ता, ये सब क्या है? विदेशज शब्द हैं। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ रहा है? नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया चारों। पांचवा है शक्कर शब्द। ठीक है, पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द देसी और विदेशी दोनों भाषा से मिलकर बना होता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि
जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। परिभाषा भी पूछता है कि संकर शब्द किसे कहते हैं? तो जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है। किताब, घर, बैलगाड़ी, ठीक है। रेल अलग भाषा होगी, गाड़ी अलग भाषा हो गया, किताब अलग भाषा की हो गई शब्द, और घर अलग भाषा के, बैल अलग भाषा के, गाड़ी अलग भाषा के, ठीक है। तो ये क्या है? संकर शब्द है, ठीक है। नोट कीजिएगा, इसका भी मैं ढेर सारे शब्द करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, हेडिंग डालिए। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है समुच्चारित शब्द, और चौथा है अनेकार्थी शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आप सब समझ ही रहे हैं किसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। विलोम शब्द आप लोग समझ ही रहे हैं। अब तीसरा है समुच्चारित। समुच्चारित मतलब जिनका उच्चारण एक जैसा है, जिनका उच्चारण एक जैसा है उसे क्या कहते हैं? समुच्चारित शब्द कहते हैं। चौथा है अनेकार्थी। अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द के और विलोम, समुच्चारित और अनेकार्थी शब्द के, इन सब के सभी कराऊंगा मैं, अलग वीडियो लाऊंगा। पर्यायवाची का अलग, विलोम शब्द का अलग, समुच्चारित जो समान उच्चारण के होते हैं उनका अलग, अनेकार्थी का अलग, ठीक है। सबका मैं एक एक वीडियो, दो वीडियो जितना हो सकेगा, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना बनेगा एक दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं, पर्यायवाची, विलोम और समुच्चारित और अनेकार्थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया आप सभी को? आगे है कि काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। तो काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं शब्द के। पहला है शब्द का अभिधा, यहाँ थोड़ा सा आपको देखना ही होगा, तो अभिधा, शब्द का अभिधा रूप, दूसरा है शब्द का लक्षणा रूप, और तीसरा है शब्द का व्यंजना रूप, ठीक है। नोट कीजिएगा 3 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या था? शब्द का अभिधा रूप। अब अभिधा रूप किसे कहते हैं? शब्द का अभिधा रूप, जहां किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए, जहां किसी शब्द का जहां किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए उसे क्या कहते हैं? शब्द का अभिधा रूप। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है, किसी की तारीफ नहीं कहते हैं, इसे राम कक्षा का अच्छा लड़का है। तो ये क्या हो गया? सीधा रूप, जिसे सीधी तरीके से हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या हो गया? अभिधा रूप हो गया इसका, ठीक है, पहला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है, दूसरा है शब्द का लक्षणा रूप। अब लक्षणा रूप क्या होता है? तो देखिए, जहां किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए। इसका मतलब क्या होता है? जैसे समझिए एग्जाम्पल से,
जैसे दिया कि राम कक्षा का शंकराचार्य है। अभिधा वाले में क्या था कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है सीधे तरीके से, और लक्षणा वाले में क्या है, कोई लक्षण बताया जाता है उसका, ठीक है, कोई लक्षण दूसरे तरीके से बताया जाता है, जैसे राम कक्षा का शंकराचार्य है, ठीक है। ऐसे कोई किसी घर के लड़के हैं तो कहता है कि वो कन्हैया अपने घर का राम है, ऐसे मतलब अलग तरीके से कोई तारीफ करता है जैसे, तो क्या हो गया, शब्द का लक्षणा रूप हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा है शब्द का व्यंजना रूप। व्यंजना मतलब व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना, मतलब उसका व्यंग करना। जैसे राम गोबर गणेश है, उसको क्या कहते हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, मतलब उसका एक तरीके से अनादर बोल सकते हैं, बेइज्जती बोल सकते हैं। तो क्या है, शब्द का व्यंजना रूप है, व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं किसी की तारीफ, जैसे राम गोबर गणेश है, ठीक है, तो क्या हो गया, व्यंजना रूप हो गया, ठीक है। अब अगला नोट करिए, क्या है, प्रयोग अथवा विकार के आधार पर। प्रयोग अथवा विकार के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन होते हैं, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं, उन्हें क्या करते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, जो अपना अर्थ बदल देते हैं। और अविकारी किसे कहते हैं, जो अपना अर्थ नहीं बदलते, उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में विकारी शब्द में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाले जो शब्द होते हैं वो विकारी शब्द में आते हैं, और अविकारी में हाय, हो, अरे, किंतु, परंतु क्या है, जो जिस शब्द में ऐसा शब्द आ जाए उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। जैसे विकारी में है माता पिता, विकारी में माता पिता भाई बहन, ये सब क्या है, विकारी शब्द है। और अविकारी में क्या है, हे, हो, अरे, किंतु, परंतु, ये सब क्या है, अविकारी शब्द है, ठीक है। समझ में आया। अब मैं आगे बताता हूँ आप सभी को, यहाँ नोट कर लीजिएगा, ये सब पूरा नोट हो गया आपका। आगे बताता हूँ, देखिए अविकारी में भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि अविकारी में नोट करिएगा, अविकारी शब्द में जैसे कि तोड़ के भी पूछ सकता है अलग। जैसे पहला है संबोधन वाची, संबोधन वाची, ठीक है, संबोधन वाची, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं, यहाँ अच्छे से लिखा नहीं रहा है। तो संबोधन वाचन में कौन कौन से हो सकते हैं, एक ही आता है हे, हो, ठीक है, अरे, ये सब क्या है, संबोधन में, अबे, ये सब क्या है, संबोधन में आते हैं, ठीक है, संबोधनवाची अविकारी शब्द में आते हैं। अगला नोट करिए, दूसरा है क्रिया विशेषणवाची, ठीक है, क्रिया विशेषण वाची, ठीक है, क्रिया विशेषण वाची अविकारी शब्द। तो क्रिया विशेषण वाची में क्या होते हैं, जैसे जैसे आ गया धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे हो गया, और जैसे तैसे, जैसे तैसे हो गया, ये सब क्या है, क्रिया विशेषणवाची अविकारी शब्द है, ठीक है। अब तीसरा आता है एक समुच्चयवाची, कौन आता है, समुच्चयवाची, समुच्चयवाची अविकारी शब्द। इसमें क्या कौन आते हैं, जिसे आ जाता है और, ठीक है, किंतु, परंतु,
ये सब क्या है? समुच्चयवाची अविकारी शब्द है। ठीक है, लेकिन हो गया इसमें। ठीक है, ये सब क्या है? समुच्चयवाची अविकारी शब्द है। आगे बढ़ते हैं, एक और है इसका, चौथा है संबंधवाची। ठीक है, संबंधवाची अविकारी शब्द। इसमें क्या है? तक हो गया, भर हो गया, अथवा हो गया, ये सब किस में आते हैं? संबंधवाची में आते हैं। या हो गया, ये सब क्या? संबंधवाची अविकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, एक और इससे हट के एक और होता है जिसे इसका कोई भेद नहीं होता है, इसको बोलते हैं निरर्थक। निरर्थक शब्द मैंने बताया था पहले ही, निरर्थक शब्द। ठीक है, 1 मिनट, निरर्थक शब्द का मैं बता दे रहा हूँ। सार्थक का सभी रूप हम लोग पढ़ लिया है, जितने भी सार्थक के हैं, और सार्थक के भेद के भी जितने भेद हैं मैंने वो सब भी बता दिया सार्थक शब्द के। अब दूसरा था क्या? शब्द के रूप में निरर्थक शब्द। दूसरा वाला था ना, आप लोगों को हेडिंग दिलवाया था मैं। तो निरर्थक शब्द कौन होते हैं? जो बिना अर्थ वाले होते हैं, जो बिना अर्थ वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं, जो बिना अर्थ वाले होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ निरर्थक शब्द का, दूसरा वाला हेडिंग डाल लीजिएगा। तो इसका जैसे मैं जिसे राम वाम, इसका क्या अर्थ है भाई? कोई अर्थ नहीं। रोटी वोटी, इसका क्या अर्थ है भाई? कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, रोटी वोटी। पानी वानी, जैसे नहीं आदमी बोल देता पानी वानी लाओ भाई, पानी वानी, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। समझ में आया? तो शब्द रचना के जितने भी भेद थे मैंने बता दिया आप सभी को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचना, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधि। ठीक है, शब्द रचना यही समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।